साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग 6 जून 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड जीएस को पढ़ेंगे। इससे पहले एक ध्यान दीजिएगा, कल के डेट में साथियों हमारे भारत में 100वां रामसर स्थल डिक्लेयर हुआ है। उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित सुरहताल, सुरहताल उत्तर प्रदेश, सुरहताल उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। इस सुरहताल का नाम साथियों, सुरहताल का नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण कर दिया गया है। सुरहताल बलिया देश का 100वां रामसर स्थल डिक्लेयर हो गया है। रामसर स्थल को आर्द्र भूमि स्थल भी कहते हैं, वेटलैंड भी कहते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसलिए हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में रामसर स्थल है और दूसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हो गया। 12 रामसर स्थल हो गए सुरहताल को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 11वां रामसर स्थल साथियों अलीगढ़ का शेखा झील था। रामसर में हमारे भारत का पहला स्थल जो शामिल हुआ था 1981 में हुआ था। 2 स्थल एक साथ शामिल हुए थे, केवलादेव और चिल्का झील। उसके अलावा हमारे भारत ने कब रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को हमारे भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। अब देखते हैं लास्ट डे के रिवीजन को। हाल ही में किसे केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो उत्तर सी, लोखंडे प्रशांत सीताराम जी को। दूसरा प्रश्न, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मीनाक्षी मदन राय को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी? तो बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना। पांचवा, चर्चा में रहे गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो मच्छरों से फैलने वाले बीमारियों को रोकने से है, गूगल का डीबग प्रोग्राम। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला? तो उत्तर चौथा स्थान मिला। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो उत्तर सी, विनीत मैकार्थी। अंडमान निकोबार कमान 20वां कमांडर इन चीफ त्रिसेवा का साथियों विनीत मैकार्थी जी अजय कोचर के स्थान पर। हाल ही में भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक कहां हुई? तो बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में संपन्न हुआ। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो दिव्यांशी भौमिक बनी है। 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले को फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? तो पावागढ़। कुशीनगर जिले का फाजिल नगर टाउन एरिया अब पावागढ़ नाम से जाना जाएगा, पावागढ़ इसका नाम हो गया है। अब देखते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। उसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है महासभा। इस महासभा में हर साल 1 साल के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो 2026 81वें सत्र के अध्यक्ष बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में 81वें सत्र 2026 के अध्यक्ष खलीलुर रहमान बनाए गए हैं। ये इनकी तस्वीर है, खलीलुर रहमान। किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ से। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के एक वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। यह दूसरा अवसर है जब बांग्लादेश के किसी भी व्यक्तित्व को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष बनाया जा रहा है। दूसरे व्यक्तित्व बांग्लादेश से हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यूएनओ कहा जाता है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन द्वीप पर है, अमेरिका में। मैनहट्टन द्वीप पर इसके हेडक्वार्टर बनाने के लिए भूमि दान किसने दिया था पूछा जाता है? तो रॉकफेलर ने। यूएनओ के हेडक्वार्टर के लिए भूमि दान किसने दिया था? रॉकफेलर महोदय ने दिया था। यूएनओ में सदस्य 193 सदस्य है। वर्तमान में 193 सदस्य है। सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान देश है, जिसकी राजधानी जूबा है। दक्षिण सूडान साथियों 2011-12 ईस्वी में सूडान देश से अलग होकर के दक्षिण सूडान देश बनता है। इसकी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। लेकिन कार्यकारी भाषा, कामकाजी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष नॉर्वे देश से थे त्रिगवेली, और वर्तमान में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरस महासचिव हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरस और यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे देश के। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, महत्वपूर्ण होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। इसके 6 अंग है। 6 अंग में से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। पहला अंग है महासभा, जनरल असेंबली। इसी महासभा में हर साल एक अध्यक्ष होते हैं। अभी यूएनजीए के इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं बांग्लादेश के खलीलुर रहमान।
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, महासभा को विश्व लघु संसद कहा जाता है। दूसरा अंग है इकोसोक, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 54 सदस्य इसमें है, सामाजिक मुद्दों पर यह बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर साथियों नीदरलैंड के हेग में है। इसमें 15 जज होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इसमें हमारे भारत से 4 लोग पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इसको भी हम लोग अभी पढ़ा जाएगा। इसके बाद साथियों सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश हैं, 15 देश सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। अस्थायी का कार्यकाल 2 साल होता है, फिर चेंज हो जाते हैं। परमानेंट 5 है, जिसमें से फ्रांस है, यूएसए है, इंग्लैंड है, चीन है और रूस है। ये 5 है, इन पांचों को वीटो पावर प्राप्त है। इसके बाद न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में यह निष्क्रिय हो गया है। यही एक अंग ऐसा है जो निष्क्रिय हो गया। न्यासीता का सिद्धांत पूछा जाता है जीएस में, ध्यान रहे, महात्मा गांधी ने न्यासीता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का थियरी दिया था, ट्रस्टीशिप का थियरी। इसके बाद छठा अंग है सचिवालय, यह भी न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन का यह प्रशासनिक अंग है। यूएन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग किसे कहते हैं? सचिवालय को कहते हैं, सेक्रेटेरियल को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण कैसे पड़ा? संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण 1941-42 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र का नाम सुझाया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संघ हमने अभी पढ़ा, यह है राष्ट्र संघ, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती कहा जाता है। यूएनओ का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है? राष्ट्र संघ को। जैसे यूएनओ का गठन किस लिए हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के समक्ष। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है, ताकि तीसरा कोई विश्व युद्ध न हो सके। तो उससे पहले भी साथियों, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो पहले विश्व युद्ध के बाद इसका गठन होता है लीग ऑफ नेशन का 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना, संस्थापक वुडरो विल्सन, संस्थापक अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, इसका उद्देश्य वर्ल्ड पीस, वैश्विक शांति स्थापित करना, दोबारा विनाशकारी युद्ध न हो। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, और यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज 6, इसका 3। इसका स्थापना का पृष्ठभूमि क्या था? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1919 में शांति सम्मेलन होता है, और शांति सम्मेलन के बाद 1920 में इसका गठन होता है। लेकिन ये असफल हो जाता है, क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, यह उसको रोक नहीं पाता, महाशक्तियां अलग अलग हो जाती हैं। अमेरिका इसमें सदस्य नहीं था, यह भी एक कारण है कि यह असफल हो गया था। कमजोर प्रशासनिक ढांचा था जिसके वजह से यह असफल हो गया था। बाद में जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ गठित होता है, तो 20 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशन को भंग करके यूएनओ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यूएनओ में कब मिल जाता है यह? तो 20 अप्रैल 1946 को मिल जाता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अग्रगामी पूर्वगामी संस्थान किसको कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। ये तस्वीर आपको दिख रहा है, विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन साथियों, 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनजीए के 8वें सत्र की 1953 में अध्यक्ष बनी थी। भारत की तरफ से एकमात्र यूएनजीए में अध्यक्ष बनने वाली तो यही है साथियों, विजया लक्ष्मी पंडित, 1953 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। पुरुष अभी कोई नहीं बना इस पोस्ट पर। यहाँ देखिएगा, यह है 2025 में 80वें सत्र की अध्यक्ष। 2025 में यूएनजीए का 80वां जो सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष एना लेना बारबेक। किस देश से थी एना लेना बारबेक? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी देश से। एना लेना बारबेक 2025 80वें सत्र के अध्यक्ष थी। आज हम करंट अफेयर पढ़ा है 81वें सत्र के बांग्लादेश के खलीलुर रहमान। हमने कहा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हमारे 4 भारतीय जज बन चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले व्यक्ति तो बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव, यही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज भी थे। उसके बाद दूसरे नागेंद्र सिंह साथियों, ये प्रेसिडेंट बन चुके थे, इसमें आईसीजे में अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बने थे। तो पहले भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बने तो नागेंद्र सिंह। फिर तीसरे जज जो बनते हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, और चौथे जज दलबीर भंडारी। ये 2 बार देखिएगा, याद रखिएगा, 9 साल कार्यकाल इनका होता है। हमने पढ़ा 9 साल कार्यकाल होता है। 9 साल के बाद पुनः से इनकी नियुक्ति हुई दूसरे कार्यकाल के लिए, दोबारा कार्यकाल के लिए दलबीर भंडारी एकमात्र भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। तो 3 बात इसमें और ध्यान रखिएगा, पहले वाले और पहले अध्यक्ष और दोबारा वाले, ये तीनों प्रश्न बन सकता है। आगे
हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई? ब्रिक्स का डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सम्मेलन हुआ है हमारे भारत के उड़ीसा में। भारत में समुद्र तट में जो रहने वाले राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य, उसमें सबसे आर्थिक कमजोर राज्य है उड़ीसा, जिसका कारण है उसके पिछड़ेपन का। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुनामी, चक्रवात या डिजास्टर आता है साथियों। तो वही डिजास्टर वाले प्लेस में उड़ीसा में ही ब्रिक्स का डिजास्टर का एक कार्य समूह वर्क ग्रुप का बैठक हुआ है उड़ीसा में। किसका? ब्रिक्स का। 3 जून से 5 जून तक पूरी उड़ीसा में ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हो रही है। इसका उद्देश्य बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपदाओं को न्यूनीकरण करना, आपदा जोखिम को न्यूनीकरण। न्यूनीकरण मतलब होता है उसको कम करना, अल्प करना। आपदा शब्द होता है, आपदा डिजास्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, आपदा अंग्रेजी में डिजास्टर। आपदा किसे कहते हैं? जब कोई भी ऐसी घटना जो मानव के शक्ति सामर्थ्य से बाहर हो, उसे डिजास्टर कहते हैं। कोई भी ऐसी घटना जो मानव के कोपिंग कैपेसिटी से बाहर हो तो उसे डिजास्टर कहते हैं। उसको आप रोक नहीं पाएंगे। बाढ़, भूकंप, जंगल में आग लगना, ये सभी जो ऐसी गतिविधियां हैं जिसको आप नहीं रोक पाएंगे, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। तो आपदा को रोक नहीं पाएंगे, आपदा को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो आपदा को क्या कर सकते हैं? न्यूनीकरण कर सकते हैं। यानी आपदा से जो जोखिम होगा, जो नुकसान हो सकता है, उसको कमी कर कैसे किया जा सकता है, उसी का यह सम्मेलन या बैठक है। आगे देखिएगा इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स ने बैठक किया है, तो ब्रिक्स का स्ट्रेटेजी के ब्रिक्स साथियों, ब्रिक्स ब्रिक शब्द से पहले बना है। पहले इसका नाम ब्रिक था। इस ब्रिक शब्द को दिया है ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओनिल। 2001 में अर्थशास्त्र के संस्थान गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल जो ब्रिटेन से थे, 2001 में उन्होंने ब्रिक शब्द दिया। ब्रिक में ब्राजील, रूस और इंडिया, चाइना 4 देश का नाम आता है। इसकी पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में न्यूयॉर्क में होती है। फिर 2009 में इसका मुख्य रूप से गठन होता है। 2009 में ब्रिक्स का गठन कब होता है? 2009 में। अनौपचारिक बैठक कब हुआ? 2006 में। शब्द कब आया? 2001 में। पहला शिखर सम्मेलन कब होता है? तो 16 जून 2009 को येकेतिनबर्ग, रूस में। पहला सम्मेलन ब्रिक्स का कब होता है? ये अनौपचारिक था। औपचारिक रूप से पहला सम्मेलन, प्रमुख वाला पहला सम्मेलन 2009 में होता है। उसके बाद अगले साल 2010 में ब्रिक में एक एस जुड़ जाता है, दक्षिण अफ्रीका शब्द जुड़ जाता है। दक्षिण अफ्रीका जुड़ने के बाद ब्रिक का नाम हो जाता है ब्रिक्स। ब्रिक का नाम हो जाता है ब्रिक्स। इसके बाद वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने देश हैं ब्रिक्स में, तो 11 देश हो गए। 11वां देश अभी पूछा गया है, इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में 11वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। बाकी कौन कौन से और हो गए हैं? तो एक तो आपको ब्रिक्स याद रहेगा, BRICS, ब्रिक्स, ये 5 हो गए। इसके अलावा साथियों, पिछले वर्ष हमने करंट अफेयर में पढ़ा था MAUSII, ये मौसी, 6 देश, जिसमें मिस्र, अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया और ईरान, ये 6 देश शामिल होने के लिए आवेदन किए थे। इसमें से अर्जेंटीना जो देश था उसने मना कर दिया, अर्जेंटीना वापस ले लिया अपना समर्थन। उसके बाद से सऊदी अरब देश का जो आवेदन था वो पेंडिंग में चला गया था, सऊदी अरब का पेंडिंग में चला गया। तो हुआ क्या, 5 ये सदस्य और 6 ये जुड़ गया, यूएई जुड़ गया 7, और इथियोपिया और ईरान, यानी कि टोटल 5 और 4, 1 2 3 4, 5 और 4 9 देश हो गए। 9 देश हो गए। फिर सऊदी अरब का जो पेंडिंग था वो पूरा हो गया, सऊदी अरब सदस्य हो गया, तो 10 हो गए। और फिर लास्ट में इंडोनेशिया 11वां ब्रिक्स का सदस्य देश बना। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से खूब गलत करते हैं लोग। आगे, ब्रिक्स जो संगठन है उसका अपना खुद का एक बैंक है। 2014 में ब्राजील में फोर्टालेजा में एक सम्मेलन होता है, उसी सम्मेलन में ब्रिक्स के लिए एक बैंक की बात की जाती है, और 2015 में इसका गठन भी हो जाता है। नाम है इसका NDB, या इसे ब्रिक्स विकास बैंक भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स विकास बैंक का गठन होता है 2015 में, 2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन ब्राजील से, और इसका हेडक्वार्टर है चीन के संघाई में। इसके पहले अध्यक्ष हमारे भारत से थे, KV कामत जी। इसका उद्देश्य होता है जो भी इसके सदस्य देश हैं उनका आर्थिक सहयोग करना। इसमें जो भी ब्रिक्स के सदस्य देश होते हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य होते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और उरुग्वे, ये 2 अतिरिक्त सदस्य देश हैं, बांग्लादेश और उरुग्वे। बांग्लादेश और उरुग्वे भी एक इस बैंक के सदस्य हैं जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में ICC ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट के संघ की सदस्यता निलंबित की है? ICC ने साथियों कनाडा क्रिकेट संघ को सस्पेंड कर दिया है। बहुत सारे अनियमितताओं के कारण, कई बार वार्निंग देने के बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार न करने के कारण ICC ने कनाडा क्रिकेट काउंसिल को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। ICC ने कनाडा की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। ICC ने
पहले चेतावनी दी थी सुधार के लिए, समय भी दिया था, लेकिन पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया, इसलिए इसकी सदस्यता अस्थायी रूप से खत्म कर दी है। देखिएगा कनाडा से क्वेश्चन है, तो कनाडा कनाडा साथियों, कनाडा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गांव या बस्ती। कनाडा का शाब्दिक अर्थ होता है गांव या बस्ती। कनाडा में सबसे लंबा समुद्र का तट है। ये जो द्वीप छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनके कारण कनाडा दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट वाला देश है, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है कनाडा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश रूस है, और दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कनाडा है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो शहर। कनाडा की राजधानी ओटावा नदी के किनारे स्थित है, और कनाडा को झीलों का देश कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश कनाडा को कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में, रॉकी जलप्रपात अमेरिका और कनाडा में विस्तारित है। किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा है। चार्ल्स तृतीय राजा अगर यहाँ पर है प्रमुख, तो इसका मतलब यह राजतंत्र वाला देश है। और कनाडा में संघात्मक विशेषता थी। संघात्मक विशेषता हमारे भारत में कनाडा देश से ही ली गई है। कनाडा देश से संघात्मकता ली गई है। आगे देखिएगा आईसीसी से क्वेश्चन, आईसीसी से करंट अफेयर था, तो आईसीसी, एसीसी और बीसीसीआई। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, दुनिया का सबसे बड़ी क्रिकेट संस्थान। एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल है, और बीसीसीआई भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। आईसीसी का गठन 1909 में होता है। एसीसी का गठन 1983 में होता है, और 1983 का सन याद रखिएगा, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप भी जीता था पहली बार। और 1988 में बीसीसीआई का गठन होता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर और एसीसी का हेडक्वार्टर दोनों का दुबई में, लेकिन एसीसी का हेडक्वार्टर पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में था। श्रीलंका की राजधानी भी बदल गई है जयवर्धनेपुरा, और कोलंबो से स्थान भी एसीसी का बदल के दुबई में आ गया है। आईसीसी के चेयरमैन है, जैसा आईसीसी के सीईओ है संजू गुप्ता, और एसीसी के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, और बीसीसीआई के इस समय प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवाजीत सैकिया। मिथुन मनहास और देवाजीत सैकिया एक प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी जनरल है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में बीएससी ने किसके सहयोग से एमएसएमईज को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो बीएससी और मीसो ने मिलकर, साथियों बीएससी और मीसो ने मिलकर के एमएसएमई को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। एमएसएमई का मतलब हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे उपकरण बनाने वाले जो फैक्ट्री मंत्रालय विभाग होता है, वो एमएसएमई के अंतर्गत आता है। और जो भारी उद्योग बड़े बड़े प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ट्रक बन गया, गाड़ी बन गया, सैटेलाइट बन गया, या फिर कोई भी बड़ा उपकरण बनता है, तो वो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए, इसके कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया गया बीएससी और मीसो के द्वारा। मीसो और बीएससी ने, बीएससी क्या है? बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है साथियों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मीसो और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिल करके प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और ऑनलाइन बिजनेस को इतना मजबूत बनाना है कि वे भविष्य में शेयर बाजार में अपनी कंपनी लिस्ट कर सके और निवेशकों से पैसा जुटा सके। छोटे उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए मीसो और बीएससी ने शुरू किया प्रोजेक्ट शिखर। बीएससी ने शुरू किया, बीएससी का स्ट्रेटेजी के, बीएससी और एनएससी दो भाई हैं। जो सेबी है, सेबी के अंतर्गत दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुराना 1875 में, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका सूचकांक है सेंसेक्स, इसमें टॉप 30 कंपनियां शामिल है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थान दलाल स्ट्रीट मुंबई है। इसके बाद एनएससी, जो भारत का वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ा है, वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ा एनएससी है। इसमें निफ्टी 50 कंपनियां, 50 टॉप कंपनियां, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में हेडक्वार्टर है। 92 और 1875 सबसे पुराना बीएससी। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सेबी के अंतर्गत। इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सेबी क्या है? सेबी का गठन, सेबी 12 अप्रैल 1988 को, सेबी हमारे भारत का शेयर मार्केट से संबंधित सर्वोच्च संस्थान है। इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को होता है। वैधानिक दर्जा 1992 में 30 जनवरी को मिलता है, और इसका हेडक्वार्टर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह है, नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद। इसके प्रथम चेयरमैन थे एस.ए. दबे साहब। वर्तमान में चेयरमैन तुहिनकांत पांडा, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा डी, महाजल मिशन। महाजल मिशन एएनआरएफ और जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। एएनआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय दोनों ने मिलकर के महाजल मिशन शुरू किया है। भारत में पानी की कमी, भूजल
का लगातार नीचे जाना, पानी का प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती हुई जल समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नई तकनीकी शोध, नवाचार, स्टार्टअप्स की मदद से पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। छठा प्रश्न, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर हो जाएगा मुंबई में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी साथियों, यह ब्रिटेन और नीदरलैंड के सहयोग से शुरू होती है, फिर बाद में भारतीय कंपनी हो जाती है हमारी। इसने सुगंध नाम से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक फैसिलिटी शुरू किया है मुंबई में, जो भारत का पहला इस प्रकार का होगा। भारत का यह पहला है और विश्व का तीसरा है। देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मुंबई में यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब यानी सुगंध केंद्र शुरू किया है। यह केंद्र IIT बॉम्बे में बनाया गया है और दुनिया में यूनिलीवर का ऐसा तीसरा यह वैश्विक केंद्र है। और पहले जो दो है अमेरिका और यूके में, तीसरा हमारे भारत के मुंबई में बन रहा है। सातवां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए सेन हजोरी मिशन कहाँ लॉन्च किया है? सेन हजोरी मिशन लॉन्च हुआ असम में। असम में फेमस है मूंगा रेशम, मूंगा सिल्क या मूंगा रेशम, उसी को बढ़ावा देने के लिए सेन हजोरी मिशन शुरू हुआ है। कहां पर? असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और ये केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों लोग की तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के प्रसिद्ध मूंगा सिल्क को दुनिया भर में एक लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए 441 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। मूंगा सिल्क की खेती होगा, धागा बनाया जाएगा, बुनाई होगा और बिक्री को बेहतर बनाया जाएगा। इसके हर एक प्रोडक्ट पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे उसकी पहचान हो सकेगी कि असली है, कहीं ये नकली रेशम तो नहीं है। रेशम से प्रश्न साथियों, रेशम कई प्रकार का होता है, हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। रेशम का समग्र स्ट्रेटेजी के रेशम कीट के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, जैसे मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, जैसे मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर, सब्जी के खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। ऐसे ही है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। रेशम का वैज्ञानिक नाम है साथियों, रेशम जो हो गया ये तो सिल्क हो गया, रेशम को अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। एक बात इतिहास में ध्यान रखिएगा, रेशम मार्ग था एक चीन में, रेशम मार्ग चीन में, सिल्क रूट था चीन में। इस पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कुषाण वंश का कनिष्क था। सिल्क रेशम, इसका निर्माण होता है रेशम के कीड़े से, रेशम के कीड़े से रेशम का निर्माण होता है। रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी रेशम का कीड़ा होता है। यह रेशम का कीड़ा शहतूत जो मलबेरी पौधा होता है उसके पत्तियों को खाता है। यह कीड़ा, रेशम का कीड़ा शहतूत पत्तियों को खाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कीड़े का बॉम्बिक्स मोरी। ये खाने के बाद लार्वा बनाता है, लार्वा, इसके लार्वा जब बनाएगा तो उसी लार्वा से कोकून रेशम प्राप्त होता है। कोकून क्या होता है? रेशम बनने का जो कच्चा पदार्थ होता है उसे कोकून कहते हैं। जो रेशम बनता है, कोकून बनता है, वो प्रोटीन का होता है, और ये प्रोटीन का नाम क्या होता है? फाइब्रोइन और सेरोसिन। सेरोसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन, कोकून और रेशम का नाम है। यानी रेशम क्या है? एक प्रोटीन है। रेशम बनाने का अंतिम चरण क्या है? रेशम बनने का अंतिम चरण कोकून है। रेशम किससे बनता है? रेशम के कीड़े से बनता है। रेशम का कीड़ा क्या खाते हैं? तो शहतूत का पत्ती खाते हैं। तो बन गया रेशम। अब रेशम बना साथियों, तो रेशम का जियोग्राफी, विश्व में सबसे ज्यादा रेशम चीन में उत्पादन होता है। सेकेंड सबसे ज्यादा रेशम हमारे भारत में उत्पादन होता है। रेशम की खोज सबसे पहले दुनिया में चीन में हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा रेशम कर्नाटक में उत्पादन होता है। रेशम के लिए हमारे भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन 1948 में हो जाता है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर है। भारत का सबसे ज्यादा रेशम कर्नाटक में होता है, तो कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में ही, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन 1948 में होता है। रेशम के प्रकार पर नजर डालिएगा। रेशम का प्रकार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रेशम के 5 प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेशम के 5 प्रकार, एक होता है शहतूत रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम और ओक टसर रेशम। शहतूत रेशम को मलबेरी कहते हैं। 70% भारत में उत्पादन होता है शहतूत रेशम का, मलबेरी रेशम का। सबसे ज्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। दूसरा रेशम ईरी रेशम, ईरी रेशम को अहिंसा रेशम कहते हैं। कीड़े को बिना मारे इस रेशम का प्रोडक्शन होता है। असम में सबसे ज्यादा ईरी रेशम होता है। उसके बाद मूंगा है, जिसके करंट को हम आज पढ़ रहे हैं। मूंगा रेशम असम में सबसे ज्यादा होता है। असम का एक अधिकार है इसमें मूंगा रेशम है, और GI टैग मिला है। किस रेशम को GI टैग मिला है? तो मूंगा रेशम को मिला है। इसके बाद टसर रेशम, आदिवासी क्षेत्रों में जंगली पेड़ों पर इसका पालन होता है। झारखंड टसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। फिर ओक टसर, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में ओक टसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद असम से ये करंट अफेयर था, तो असम का स्ट्रेटेजी है। असम की राजधानी साथियों दिसपुर, ध्यान रखिएगा। दिसपुर एक टाउन है। गुवाहाटी एक बड़ा शहर है। गुवाहाटी एक शहर है। इसी गुवाहाटी शहर
के अंदर टाउन है, शहर के अंदर टाउन है दिसपुर, वही असम की राजधानी। लेकिन असम जब एक राज्य था पूर्वोत्तर भारत का, तब उसकी राजधानी शिलांग थी। असम की पूर्व में राजधानी शिलांग, जब असम से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल अलग होकर के बना, तो जो शिलांग था वो चला गया मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलांग हो गई। तो असम की राजधानी गुवाहाटी शहर के अंदर दिसपुर को बसाया गया। देखिए स्थापना कब होता है, असम राज्य कब बनता है, तो 26 जनवरी 1950 को असम राज्य बनता है। असम राज्य साथियों पूर्वोत्तर में सभी राज्यों से सीमा बनाता है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य असम राज्य है। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और गुवाहाटी के भीतर ही दिसपुर है। और गुवाहाटी के किनारे साथियों प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर कहां पर है, गुवाहाटी में ही है कामाख्या मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी को इसका जीवन रेखा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जीवन रेखा है असम की। असम का नाम असम क्यों पड़ा, असम का नाम वहां के जो भूमि है असमान है, इसीलिए उसे असम कहा जाता है। वहां पर कहीं पर्वत है हिमालय का, कहीं मैदानी क्षेत्र है, और कहीं पर साथियों नदी है, गहरी घाटी है। असम भूमि होने के कारण उसका नाम असम पड़ा। बाकी असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश, भूटान से स्पर्श करती है, बांग्लादेश और भूटान से स्पर्श करती है। इसके बाद ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र घाटी, जो हम लोग बताया ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पर है, असम में ही है। ये हिल पर्वत हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, और नदी घाटी। असम भूमि, असमान भूमि, इसीलिए इसका नाम असम पड़ा। कार्बी हिल्स कहाँ पर है, असम में ही है, कार्बी हिल्स असम में ही स्थित है। असम के त्योहार महत्वपूर्ण होते हैं, असम के त्योहार परीक्षा में रहते हैं। बिहू सबसे प्रमुख त्योहार है असम का। इस बिहू में 3 प्रकार का बिहू होता है, माघ बिहू, बुहाग बिहू और कांटी बिहू। इसे रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू भी कहते हैं। अंबुबाची मेला भी यहीं पर होता है, जिसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। पूरब का महाकुंभ होता है अंबुबाची मेला, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में ही होता है अंबुबाची मेला। माजुली महोत्सव भी यहीं पर होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप पर होता है जनजातीय कला प्रदर्शन। इसके अलावा असम का जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है। असम में आठ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई और डेबू पटकाई के बाद सिखना जलाव, 8 है। लेकिन इन 8 में से 4 ये जो है ये टाइगर रिजर्व है। यानी असम में टाइगर रिजर्व काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। देखेंगे अगर इसका ट्रिक तो ओ नमक ये जो 4 है, ये चारों टाइगर रिजर्व है। ओ से ओरंग हो जाएगा, न से नामेरी हो जाएगा, म से मानस हो जाएगा, और क से काजीरंगा। ये 4 टाइगर रिजर्व है, और 8 जो है वो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान समय में। 8वां प्रश्न, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर हो जाएगा बी, लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी, दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी। इनको स्पेन का पेशेवर प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, यह प्रदान किया गया है लियोनेल मेसी। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी है। ये पहले इंडिविजुअल खिलाड़ी है, पहले यह टीम को दिया जाता था, पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर हो जाते हैं लियोनेल मेसी, जिनको यह सम्मान दिया गया है। लियोनेल मेसी साथियों कलकत्ता में आए थे, कलकत्ता में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई, कोलकाता में करंट में चर्चा में, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी वर्ष लियोनेल मेसी की कोलकाता में लोहे की प्रतिमा मूर्ति स्थापित की गई थी। लेकिन 1 जून 2026 को कुछ समय पहले तेज आंधी तूफान आया, जिसके वजह से इस मूर्ति में थोड़ा सा क्रैक आ गया था, जिसके वजह से वहां के लोकल प्रशासन ने इस प्रतिमा को हटा दिया और फिर से दूसरे जगह इसको पुनर्प्रतिष्ठापित किया जाएगा, फिर से इसको रीइस्टेब्लिश किया जाएगा। 9वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा, बार यानी वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला होंगी। सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा, अभी दूसरी महिला हो जाएंगे वी मोहना सर्वोच्च न्यायालय में जज बनेंगी। ये सर्वोच्च न्यायालय में वकील के साथ जज बन जाएंगी। वकील से सीधे जज बनने वाली सुप्रीम कोर्ट में दूसरी भारतीय महिला हो जाएंगी वी मोहना, और पहली इंदु मल्होत्रा। देखिएगा पूरा डिटेल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो जाएगी, जबकि कुल स्वीकृत पद 38 है। 38 है तो 37 ही हो जाएंगे, और एक चीफ जस्टिस है तो अभी वर्तमान में पूरा फुलफिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 33 जज थे, 33, और अभी ये 5 लोग और नियुक्त हो गए, तो 33 5 38 टोटल हो जाएंगे, जिसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस और 37 अन्य। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 38 हो गई है, क्योंकि जब स्थापना हुआ था तो 8 था। 5 नाम कौन है पूछा जा सकता है।
सील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और वी मोहना, इसमें से ये महिला है। और महिला के साथ साथ ही साथियों यह सुप्रीम कोर्ट में वकील से जज बनने वाली दूसरी भारतीय महिला हो जाएंगी। 5 जजों का नियुक्ति किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज। सीजेआई चीफ जस्टिस हमारे सूर्यकांत जी शपथ दिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ जाता है कि चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या फिर जस्टिस अगर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर है, वो चाहे तो चीफ जस्टिस को मनोनीत कर सकता है कि अन्य न्यायाधीशों को ये शपथ दिलाए। तो वही हुआ है, राष्ट्रपति के आदेश पर चीफ जस्टिस ने 5 जजों को शपथ दिलाने का कार्य किया है। यह है इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली पहली भारतीय जज तो इंदु मल्होत्रा जी। और दूसरी आज हम करंट में पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जीके देखिएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संपूर्ण संविधान लागू होता है। उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। और इसके पहले इतिहास में देखा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, जिसमें 3 न्यायाधीश थे, हाइट, चैम्बरलिन और लिमेस्टाइन, और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। फिर 1935 के एक्ट में 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे मोरिस ग्लेवर। और विधिवत संविधान के अंतर्गत 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। वर्तमान में जजों की संख्या 38 है, चीफ जस्टिस सहित, लेकिन जब स्थापना हुआ 1950 में तब 8 जज थे। सुप्रीम कोर्ट में स्थापना के समय 8 जज थे, 1 चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश थे। संविधान में सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद खूब कंफ्यूजन भरा रहता है और परीक्षा में गलत कराता है, देख लेंगे हम लोग एक बार। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन और स्थापना, 125 में न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता है, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों का वर्णन है, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों का वर्णन है, 128 में सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का बैठना है, 129 में अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, और 130 में चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की मंजूरी से दिल्ली के अलावा कहीं और भारत में अपना न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि दिल्ली के अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं और सुनवाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। भारत की भूमि के भीतर कहीं भी राष्ट्रपति के आदेश पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कहीं भी कर सकते हैं। ये बात लिखा गया अनुच्छेद 130 में। ये बात रिपीट हो गया 130 वाला दोबारा। 131 में लिखा हुआ है मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार 131 में, और सुप्रीम कोर्ट का अपीली अधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार 132 अनुच्छेद 132 में, और दीवानी अधिकार 133 में है। आपराधिक मामलों का अपील 134 में है, और एसएलपी दाखिल करना विशेष अनुमति याचिका 136 में है, और सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक पुनरावलोकन 137 में। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से जो लिया गया, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में है। अगर पूछा जाए भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे, तो हीरालाल जीराभाई कानिया, एच.जे. कानिया। और पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। लेकिन चीफ जस्टिस अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश तो के.जी. बालकृष्णन, और सबसे लंबा कार्यकाल तो वाई.वी. चंद्रचूड़ का लगभग 7 साल, और सबसे छोटा कार्यकाल तो के.एन. सिंह, कमल नारायण सिंह साहब का। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।